हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो आपका एक सब्जेक्ट है। एंड उसमें अगर आप देखोगे तो आपके सब्जेक्ट में एक टॉपिक है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सो प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। यहाँ पर जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक थे वो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड लेक्चर। सो क्या करेंगे आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं, जो भी इंट्रोडक्शन है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आपको बेसिक समझने जरूरी है प्रोबेबिलिटी क्या है। 11th-12th में अगर आपने देखा होगा तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपने किया होगा, बस उसी को थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन में आ गए हो, बीकॉम कर रहे हो, तो उस हिसाब से उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो कुछ टॉपिक कुछ चीजें उसमें ऐड हो जाती है। बट पहले आपको बेसिक ही समझना है। सो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चाहिए होगा उसका कि क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट, कितने टाइप के इवेंट होते हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, काउंटिंग प्रिंसिपल और कॉम्बिनेशन, ये दोनों पॉइंट्स देखने वाले हैं। रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? इन अवर डे टू डे लाइफ conversation we hear the statement like most probably it will rain today। यहाँ पर देखो, हम डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशंस जो होती हैं, बातें जो होती हैं, उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स सुनते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, कि प्रोबेबली मतलब ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि आज जो है वो बारिश होगी। और सेल्स मैनेजर मेक्स द क्लेम द सेल विल क्रॉस 500 करोड़। सो यहाँ पर क्या बोला है कि सेल्स मैनेजर जो है वो ये क्लेम करता है कि सेल्स जो है वो कितनी क्रॉस करेंगी? 500 करोड़ क्रॉस करेंगी। बोथ दीज स्टेटमेंट शो दैट द क्लेम आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस विद 100% गारंटी। अब देखो, यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भी चीज है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, प्रोबेबली। ठीक है, यहाँ पर पक्का नहीं है, कोई भी चीज पूरे तरीके से नहीं बोली जा रही कि आज बारिश होगी ही होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकती है। एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे 100% जो है एडवांस में। कोई भी चीज है, फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? बस आप ये जो है आइडिया लगा सकते हो कि ऐसे चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 100% गारंटी वहां पर नहीं होती। आप जो भी चीज प्रिडिक्ट करते हो तो उसमें 100% गारंटी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी मेजर द सर्टेनिटी इन सच टाइप ऑफ अनप्रिडिक्टेड इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या करती है? मेजर करती है सर्टेनिटी को, कि कितने चांसेस हैं होने के। ठीक है, सर्टेनिटी कितनी है इस टाइप के अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स के लिए। अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स मतलब कि जो हम फ्यूचर में जो चीज होनी है उसको पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो अनप्रेडिक्टेड होते हैं, तो उनकी सर्टेनिटी को मेजर करना प्रोबेबिलिटी का काम होता है। द ओरिजिन ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज इन गैम्बलिंग और द गेम्स ऑफ चॉइस सच एज टॉसिंग अ फेयर कॉइन, throwing a cubic die और removing a card from the pack of playing card। अगर आपने 11th-12th में मैथ्स के क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें जो आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो कौन से देखने को मिलते हैं? या तो कॉइन वाला देखने को मिलेगा, क्यूबिक डाई, कार्ड का। ठीक है, सो ये तीनों क्वेश्चन जो है, ये तीनों पॉइंट जो है, उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इट मीन्स यहाँ पर बोला है कि प्रोबेबिलिटी का जो ओरिजिन हुआ है, स्टार्ट जहां से हुई है, ओरिजिन जो है वो कहां पर लाई करता है? वो करता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग होती है एक टाइप का गेम। ठीक है, एंड गेम ऑफ चॉइस, जिसमें चॉइस का गेम होता है कि भाई कोई सी भी चीज आ सकती है हमारे पास। जैसे अगर आप लूडो खेलते हो, ठीक है, लूडो में क्या होता है, जो आपका डाइस होता है, तो उसमें क्या है, आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, आप उसको डालते हो, आप उसको थ्रो करते हो, तो आपको नहीं पता उसमें आपका कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके का आपका कार्ड्स का होता है। कार्ड्स को आप ऐसे करके जब निकालोगे तो उसमें आपको नहीं पता कि आपके पास कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। या फिर अगर आप
कॉइन को टॉस करते हो, आप ही टॉस कर रहे हो, बट आपको नहीं पता है कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। सो इस टाइप के जो चीजें होती हैं, इस टाइप के जो अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत होती है। एंड प्रोबेबिलिटी ये चीज मेजर करती है कि क्या चीज होने की सर्टेनिटी है, यहाँ पर क्या चांसेस है। जैसे अब अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब उसमें प्रोबेबिलिटी क्या करती है कि हेड आने के कितने चांसेस है और टेल आने के कितने चांसेस है, वो मेजर करती है। To understand the concept of probability and learn the method of calculating the probabilities, we should first define, understand some basic terms and concept related to probability. अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, probability के बारे में पहले अच्छे से जानना है, ठीक है। probability के concept को अच्छे से समझने से पहले उसके methods जो है उसको calculate करना है। उससे पहले आपको उसमें जो terms use की गई हैं, कुछ चीजें उसमें जो concept use किए गए, उन चीजों को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो अगर आपको वो चीजें समझ होंगी, उन चीजों की समझ होगी, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसीलिए पहले आपको ये लेक्चर करना है अटेंड, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम वो टर्म्स देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी में यूज होती हैं, वो चीजें देखेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, फिर मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या टर्म है यहाँ पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में अगर आपको बोला है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एनी एक्ट और ट्रायल इन विच वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब क्या हुआ, रैंडमली कोई भी चीज, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बोला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसे ट्रायल जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है, उसके रिजल्ट के बारे में हमको नहीं पता कि ऐसा होगा, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे टॉसिंग अ फेयर कॉइन, कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, थ्रोइंग अ क्यूबिक डाई, रिमूविंग अ नंबर ऑफ गेम ऑफ हाउस। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आउटकम्स, अब देखो आउटकम्स का मतलब यहाँ पर क्या है, आउटकम का एक तरीके से आप कह सकते हो रिजल्ट, ठीक है। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। रैंडम कोई सा भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस करने पे हमें जो मिला वो मिला हेड। तो यहाँ पर जो हम टॉस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड जो हमें हेड मिला है वो क्या निकल के आया, आउटकम निकल के आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने का आउटकम निकल के आया। जैसे व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल, और व्हेन वी थ्रो अ क्यूबिक डाई द पॉसिबल आउटकम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स एंड अपर मोस्ट फेस आर 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम कॉइन को कर रहे हैं, कॉइन को करेंगे तो हेड या टेल आएगा, ठीक है। बट अगर हम डाइस को करेंगे क्यूबिक डाइस से, उसमें 1 2 3 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं आपको। अब जब आप उसको थ्रो करोगे तो आपको नहीं पता उसमें से कौन सा आएगा, ठीक है। 1 से लेके 6 तक कोई सा भी नंबर वहां पर आ सकता है। एंड सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब देखो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और उनको एक साथ रखना, वो होता है हमारा सैंपल स्पेस। जैसे हेड टेल का ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं, टॉस वाला बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। तो देखो अगर हमने टॉस किया, ठीक है, कॉइन का टॉस किया, वो हमारा क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मान लो इसमें हमारा हेड आया, तो हेड जो है वो है हमारा आउटकम, ठीक है। अब अगर आप एक कॉइन देखोगे तो उसमें दो साइड होती हैं, दो फेसेस होते हैं, हेड या टेल। तो ये क्या है, हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये चीज जो है ये है हमारी सैंपल स्पेस, ठीक है, कि कोई भी हमारी जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उनका कलेक्शन। अब अगर इसी की जगह हम ले लें डाइस का, ठीक है, क्यूबिक डाइस है तो उसका लेंगे, तो यहाँ पर हम अगर उसको थ्रो करते हैं तो नंबर्स यहाँ पर क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब अगर हम उसको थ्रो करेंगे और वहां पर हमारा 4 नंबर आया तो वो हमारा हो जाएगा आउटकम। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट्स पहले आपको समझने अच्छे से। When we toss a pair of unbiased coin, the sample space is head head, head tail, tail head और tail tail। अब देखो यहाँ पर बोला है पेयर ऑफ
कॉइन्स, पेयर ऑफ कॉइन मतलब अगर एक कॉइन करेंगे तो उसमें हेड या टेल आएगा, दो केस हो गए, ठीक है। अब अगर हम पेयर करते हैं, दो कॉइन्स करते हैं, तो उसमें कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, तो वो हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा, दोनों में या तो हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, फिर थर्ड नंबर पे पहले वाले में टेल दूसरे में हेड, और फोर्थ नंबर पे दोनों में टेल टेल आ सकता है। इन चार केसेस के अलावा और कोई केस हो सकता है, सोच के देखो जरा, और कोई केस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस जो है हमारा NS की वैल्यू, यानी कि सैंपल स्पेस की वैल्यू, नंबर जो है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। देन नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज वेल डिफाइंड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट है कि सैंपल स्पेस का सबसेट निकाल लेना, एक बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से उसका सबसेट निकाल लेना। इट इज डिनोटेड बाय लेटर A, B, C एक्सेट्रा। इस तरीके से हम इसको इवेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये समझ में आ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट का भी हमने पढ़ा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। अब देखो अगर आप कोई कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, सो उसमें क्या आएगा, सैंपल स्पेस आपका क्या दे रखा है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। सो यहाँ पर कितना गिवन है आपको, 4 गिवन है। अगर आप पेयर ऑफ कॉइन्स का करते हो, ठीक है, यहाँ पर एक का नहीं बोला है, 2 का बोला है, पेयर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब इवेंट में क्या होता है, इवेंट में क्या होता है, आपको A, B, C इस तरीके से आपको वहां पर बता दिया होता है, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उसमें, ठीक है। बोथ कॉइन्स शो हेड। अब देखो अगर आप ए वाला इवेंट लेते हो तो इसमें ए इवेंट में क्या बोला है कि दोनों कॉइन्स में जब हेड आया तो ऐसा इवेंट जो हुआ, तो पहला वाला इवेंट क्या है, दोनों में हेड हेड आया। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए वाले में हेड हेड आया है दोनों में। बी में अब अगर आपको बोला है कि ऐसा इवेंट जिसमें एटलीस्ट 1 कॉइन शो हेड, जिसमें कम से कम एक जो है कॉइन वो हेड आए उसमें, ठीक है। सो उसमें कब होगा, यहाँ पर बोला है कि हेड टेल आया, टेल हेड आया और हेड हेड आया। सो यहाँ पर हेड बोला है कि कम से कम एक में आना चाहिए, एटलीस्ट 1 में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो बी वाले की इवेंट की आ जाएगी 3। तो इस तरीके से इवेंट शो करना है। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम। अब अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों में या तो हेड हेड आएगा या फिर तीनों में टेल टेल आएगा। अब पहले वाले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, फिर पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, फिर तीसरे में यहाँ पर फर्स्ट में बोला है फर्स्ट का टेल, दोनों का बाकी का हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हमारा आएगा 8, ठीक है, 8 आ गया। अब इसमें इवेंट क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 हेड टर्न्स अप, जिसमें 2 हेड आए हों, एग्जैक्टली 2 हेड आए हों, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो यहाँ पर बोला है ऐसे कितने इवेंट होंगे जिसमें 2 से ज्यादा नहीं आए होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली 2 आए होंगे, ना 2 से कम आए होंगे। तो यहाँ पर ऐसे इवेंट में हम लिखेंगे ए वाले केस में हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। तो 3 नंबर्स ऐसे हैं, फर्स्ट वाला इवेंट जो हमारा हुआ है जिसमें 3 हेड बोले हैं कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हमारे हेड हेड 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा इवेंट कहलाएगा। थ्रोइंग अ पेयर ऑफ क्यूबिक डाइस। अब डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो डाइस का यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप पेयर ऑफ क्यूबिक डाइस कर दो, पेयर का मतलब 2, ठीक है, पहला करोगे उसमें 1 से 6 तक नंबर होंगे, दूसरा करोगे उसमें 1 से 6 तक नंबर होंगे। तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से आपका फिर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। पहले का यहाँ पर 1 2 आया है तो इसका 2 1 आ जाएगा, फिर 2 3 2 4, इस तरीके से आपके यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, ठीक है, अगर आप 2 क्यूबिक डाइस का करते हो, ठीक है। तो पहले वाले में 6 नंबर है, दूसरे वाले में 6 नंबर है, इट मीन्स ये टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इवेंट्स क्या हो सकते हैं, इवेंट्स में आपको बोला जा सकता है द सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस इज 6 और 10। सो देखो जो आपका डाइस होता है लूडो वाला, वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका बना हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी ने लूडो नहीं खेला होगा, क्योंकि एक ऐसा गेम है कि सारे ही लोग इसको ज्यादातर खेलते हैं। जिसको खेलना नहीं आता होता एटलीस्ट उसने देखा तो होगा कि डाइस किस तरीके का दिखता है, ठीक है।
सो यहाँ पर अगर आप डाइस देखोगे तो उस पे डॉट्स बने हुए होते हैं नंबर के, ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता। तो यहाँ पर 1 होगा तो आपको इस तरीके से शो होगा, एंड 2 होगा तो आपको 2 डॉट्स बने हुए होंगे, 3 होगा तो 3 डॉट, तरीके से आपको 6 तक गिवन होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं इसके। अब यहाँ पर बोला है द सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस इज 6 और 10, मतलब दो डाइस जो हम थ्रो कर रहे हैं उन दोनों में जो अपर फेसेस आ रहे हैं, जैसे इसमें मैंने बनाया है 1, इसमें 2 बनाया है, तो ऊपर वाला जो फेस है डाइस का, उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका या तो 6 आना चाहिए या फिर 10 आना चाहिए, ठीक है। 6 कैसे आएगा, या तो दोनों नंबर में 3 होगा, ठीक है, दोनों डाइस में 3 होगा तो 6 आ जाएगा, या फिर एक में 5 होगा, एक में 1 होगा, या फिर एक में 2 होगा, एक में 4 होगा। इस तरीके से हम देख लेंगे कि सम जो है वो 6 कितने बार आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 5 है, 5 1 2 4 4 2 3 3 4 6 6 4 एंड 5 5। तो देखो यहां तक जो है हमारा 4 6 3 3 6, यहां तक जो है कितने आउटकम है, 6 वाले जो है 1 2 3 4 5, 6 वाले जो है वो 5 आ जाएंगे एंड 3 आ जाएंगे 10 वाले, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि 6 और 10 का सम जो करेंगे तो कितना आएगा, नंबर यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 टाइम्स यहाँ पर 8 इवेंट्स ऐसे होंगे जिसमें सम जो होगा अपर मोस्ट फेसेस का वो 6 और 10 होगा। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, द सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस इज डिविजिबल बाय 4। अब दोनों का जो दोनों डाइस है हमारे, उनके जो अपर मोस्ट फेसेस हैं उस पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स का सम, उन डॉट्स का ऐड, ठीक है, सम ऐड कर लेंगे एंड वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो देखो एक तो हमारा 4 ही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 8, फिर इसी तरीके से हम मल्टीपल देख लेंगे 12 16 20, इस तरीके से जो हमारे नंबर्स आएंगे वो होंगे 4 से डिविजिबल। तो अगर दोनों डाइस का हम टोटल करते हैं तो 4 आना चाहिए या फिर 8 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, इस तरीके से देखेंगे। तो देखो 3 1 और 3 आ जाएगा पहले वाले में, दूसरे में 3 1, दोनों का सम करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 6 6, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर्स जो आए हैं वो निकल के आए हैं 9, ठीक है। तो 9 नंबर्स ऐसे आ जाएंगे। अब देखो 20 आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे डाइस होते हैं उसमें जो हाईएस्ट नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर दोनों डाइस का हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर 6 और 6 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 तक होगा, क्योंकि मल्टीपल मैंने लिखे थे 4 के, वो तो 4 के मल्टीपल इस तरीके से देखेंगे तो 12 जो होगा 12 हाईएस्ट होगा, दोनों का सम करके 12 से ज्यादा नहीं आएगा। तो 12 तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इवेंट की जो वैल्यू होगी, यानी कि नंबर जो आएंगे वो हमारे 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब सेलेक्टिंग अ 2 डिजिट नंबर, देखो आप कोई सा भी हम 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट जो होता है हमारा 10 होता है एंड हाईएस्ट होता है 99। तो 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर है, कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इवेंट बोला है नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 10 से लेके 99 के बीच में आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। स्क्वायर तो पता होगा, 2 का 4 3 का 9, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखेंगे 16 से लेके 16 25 36 49 एंड 64 81। तो 81 जो होता है वो 9 का होता है, ठीक है। अब अगर 81 के बाद आप 10 का कर दोगे तो 10 का जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका 3 डिजिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 डिजिट के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं 10 से 90 के बीच में वो देखने हैं। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं आपके 6 बन रहे हैं। तो पहला वाला इवेंट जो हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। देन नंबर इज ग्रेटर देन 19 एंड बी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन 99 तो हमें लेना ही नहीं है, ग्रेटर देन 99 वो हमारा हो जाएगा 3 डिजिट में। अगर ग्रेटर देन 99 आएगा तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा, बट हमें बोला क्या है 2 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले और फिर उसका इवेंट देखते हैं। इवेंट मतलब कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टाइप ऑफ इवेंट, कि इवेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होगा, द इवेंट कंटेनिंग ओनली वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट।
ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट लिया हो उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। जैसे टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन, यहाँ पर बोला है पेयर ऑफ कॉइन को हम टॉस करते हैं, दो कॉइन्स को, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, नाउ द इवेंट डिफाइंड एज, अब इवेंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बोथ कॉइन शो हेड इज अ सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किसको बोल सकते हैं, जहां पर हमारे ये बोला है कि दोनों हेड जो है, दोनों कॉइन जो है उसमें हेड शो हो रहा है, तो वो हमारा सिंपल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी एक सैंपल पॉइंट ले लिया वो दोनों हो जाएंगे हमारे सिंपल इवेंट। अब सेकंड पॉइंट होता है हमारा नल इवेंट। नल इवेंट क्या होता है, इट इज इवेंट कंटेनिंग नो सैंपल पॉइंट, नाम से समझ आ रहा है, नल मींस जीरो। ठीक है, तो नल का मतलब है नो सैंपल पॉइंट इन इट, इट इज कॉल्ड अ नल और इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम नल और इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। इट इज इम्पॉसिबल हैपनिंग एंड डिनोटेड बाय, ये आपको जो साइन दिख रहा है इससे डिनोट हम करते हैं इसको नल इवेंट को। ठीक है, जैसे in the experiment of throwing cubic dice when the sample space is as 1 2 3 4 5 6 we define the event। जैसे यहाँ पर बोला कि अगर हम लेते हैं डाइस का, ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक नंबर आते हैं हमारे वहां पर। अब सैंपल स्पेस आपको गिवन है 1 से लेके 6 तक आ रहा है, तो इवेंट यहाँ पर क्या होगा, द नंबर ऑफ डॉट अपीयर्ड इन अ 2 डिजिट नंबर। अब देखो डाइस तो देखा होगा, सो यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप डाइस देखते हो तो उसमें जो डॉट्स बने हुए होते हैं, डॉट्स जो होते हैं उसमें नंबर लिखे हुए नहीं होते, उसमें कैसे होते हैं, ऐसे करके आपको डॉट्स बने हुए होते हैं। ये हो गया 6 का एंड ये हो गया आपका 1 का। ठीक है, तो उसमें बोला है कि उसमें 2 डिजिट का नंबर आपको शो हो रहा है। 2 डिजिट का नंबर ऐसे करके थोड़ी लिखा होता है 10, ऐसे देखा है कभी लिखा हुआ डाइस में, नहीं देखा ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा होता ही नहीं है, नहीं हो सकता, तो ये नल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप इसको कैसे शो करोगे, इम्पॉसिबल इवेंट का साइन ये है एंड उसका मतलब है आपका यहाँ पर एन की वैल्यू जो आ जाएगी इवेंट ए की, वो आ जाएगी 0। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इवेंट समझ में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, सपोज एस इज द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एंड ए इज द इवेंट डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस एस, देन दिस प्रोबेबिलिटी पी ए इज डिफाइंड एस। देखो प्रोबेबिलिटी को, कोई भी इवेंट है आप उसको शो कैसे करोगे, तो वो आपको यहाँ पर गिवन है, फॉर्मूला भी आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर क्या बोला कि आप एस जो है, एस को लोगे सैंपल स्पेस, ठीक है, एस आपको शो हो रहा है सैंपल स्पेस, ई आप लोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का, ए यहाँ पर है इवेंट डिफाइंड, सैंपल स्पेस एस है, देन प्रोबेबिलिटी आप कैसे करके निकालोगे कि कोई भी एक इवेंट है तो उसका लिखोगे पी ए, दूसरा इवेंट है उसका लिखोगे पी बी, इस तरीके से जैसे आपको शो हो रहा है पी ए यानी कि ये पहले वाले इवेंट का है, पी बी ये दूसरे इवेंट का है। ठीक है, एंड यहाँ पर ए जो आपको गिवन है वो पहले वाले का निकालोगे, ठीक है, इवेंट जो भी डिफाइन किया गया है, और एस जो है वो आप लिखोगे सैंपल स्पेस जो गिवन है। जैसे अगर हमने टॉस का लिया है, एक कॉइन का लेते हैं, ठीक है, उसको टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड या फिर टेल। अगर 2 का लेते हैं तो उसी तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो अभी हमने केस देखा है। तो इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, पी ए नंबर यहाँ पर ए का एंड नंबर यहाँ पर सैंपल स्पेस का। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट समझ में आ गया। काउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉम्बिनेशन, तो काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। इन सम एक्सपेरिमेंट लाइक सेलेक्टिंग कार्ड, बॉल्स और प्लेयर्स, वी कैन नॉट लिस्ट आउट द कंप्लीट सैंपल स्पेस बट काउंट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द गिवन सैंपल स्पेस। सो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट सैंपल स्पेस नहीं निकाल पाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जैसे हमें मान लो कार्ड सेलेक्ट करने हैं या फिर बॉल्स या प्लेयर्स का देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस नहीं निकालते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, टू काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस इन दीज
experiment we define the concept of combination. अब देखो यहाँ पर जब हम निकालेंगे, ये यहाँ पर बोला नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है, सैंपल स्पेस में से नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है. फर्स्ट वी स्टेट काउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले देखेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशन. काउंटिंग प्रिंसिपल को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स बोला है, जो यहाँ पर आपको गिवन है. काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, if A and B are two different things can be independently performed in M and N different possible way, then by counting principle both A and B together can be performed MN possible ways, या फिर any one of them that is A or B can be performed in MN possible ways. अब देखो दो केस यहाँ पर आपको दिए हुए, बहुत ध्यान से समझना. ए और बी गिवन है, ठीक है, ए और बी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ए और बी दो अलग अलग चीजें हैं. इंडिपेंडेंटली अलग अलग होके अगर कोई चीज परफॉर्म करती है, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है, अलग अलग कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो काउंटिंग प्रिंसिपल में दो तरीके से कर सकते हैं, एम से और एन से, ठीक है. अब यहाँ पर पहला केस बोला है अगर दोनों ए और बी वो चीज साथ में करते हैं, ठीक है, दोनों साथ में करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा एम एन, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, एम एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी. जो भी पॉसिबल वेज है कि इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है. ये टॉस कर रहे हैं तो टॉस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं. अब दूसरी चीज है एनी वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक, मान लो बी अलग और ए अलग, ठीक है, कोई एक जो है वो कोई एक चीज परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें m प्लस n हो जाएगा. जैसे मान लो यहाँ पर सिर्फ b परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे, m प्लस n जो भी पॉसिबल वेज है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है. इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा. देन ये हो गया हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल. अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स. एग्जाम्पल सेलेक्टिंग 3 balls from 5 balls or 4 students from the group of 10 students of a class. It is calculation by the formula. अभी देखो हमने ये बोला कि काउंटिंग प्रिंसिपल या कॉम्बिनेशन किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, जब हम सारा नहीं लेते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. जैसे यहाँ पर बोला कि 5 बॉल्स गिवन है, उसमें से हमें 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स ऑफ सैंपल लेंगे, ठीक है. 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें से हमें 4 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक. तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एनसीआर इस तरीके से, ठीक है. एनसीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एन की वैल्यू जो है आपकी, एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो पूरे ग्रुप की हो जाएगी. जैसे यहाँ पर बोला 5 बॉल में से 3 निकालनी है, ठीक है, तो 5 बॉल में से 3 निकालनी, इट मीन्स कि एन की यहाँ पर हो जाएगी 5 और आर की वैल्यू हो जाएगी आपको निकालनी कितनी है, 3 निकालनी, ठीक है. तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे. फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है. वेयर एन फैक्टोरियल यहाँ पर क्या है, एन माइनस 1 एन माइनस 2, इस तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे. एग्जाम्पल जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 4 1, जिस भी नंबर से आपको लेना है उससे 1 तक ले जाना है, ठीक है. ये चीज ध्यान रखनी है. फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर यही बोला है कि अगर आपको यहाँ पर मान लो अगर हम इसका निकालते हैं 3 balls एंड 5 balls का गिवन है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें 5 गिवन है तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है. अपॉन r की वैल्यू 3 गिवन है तो 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स 2 का फैक्टोरियल, ठीक है. यहाँ पर हम 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड अपॉन यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 इंटू 1, इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है. तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया. कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कितना सेलेक्ट करना है ग्रुप में से एंड कितना रिजेक्ट करना है. आप सिलेक्शन का भी निकाल सकते हो, रिजेक्शन का भी निकाल सकते हो. जैसे यहाँ पर बोला कि 5 बॉल्स है, 5 में से हमें 3 सेलेक्ट करनी है, तो आप 3 का निकाल लो, या फिर रिजेक्शन जो हो रही है 2 जो रिजेक्ट हो रही है 2 का निकाल लो, ठीक है. आंसर वो आपका ठीक रहेगा दोनों में. तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो. आपको क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगाना है, एनसीआर एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एंड ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है. सो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन. देन हम देखेंगे रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. क्या होते हैं रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस. Suppose S is the sample space associated with the random experiment E, then to every sample point in SS
S मतलब सैंपल स्पेस, we can assign a real number denoted by variable x called as random variable on S। जैसे यहाँ पर बोले रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसको हम सैंपल स्पेस से डिफाइन करते हैं। सैंपल स्पेस को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर S मान लेते हैं, एंड बोला है कि वो एसोसिएट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या है, E है। अभी हमने पीछे देखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि आप कोई भी कॉइन टॉस करते हो, तो टॉस करना हुआ एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस क्या है कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, दो केसेस हैं, तो वो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो हर सैंपल के साथ वो रियल नंबर डिनोट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं x से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। When we toss a coin 3 times the sample, अब यहाँ पर देखो अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, अभी हमने 1 टाइम का लिया, 3 टाइम्स करते हैं तब सैंपल क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये हमारे आ जाएंगे 3 कॉइन्स के, ठीक है। नाउ इफ वी डिफाइन अ वेरिएबल x नंबर ऑफ टॉसेस शोइंग हेड्स, अब यहाँ पर बोला कि एक वेरिएबल हमें शो करना है जिसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ टॉस शोइंग हेड, जिसमें सिर्फ हेड शो हो रहे, ठीक है। देन x टेक्स वैल्यू 1 2 3 वेयर। अब देखो 0 से लेके 1 2 3 जितने भी नंबर होंगे हेड के वो हम लगा लेंगे। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, टेल टेल आ रहा है पूरा, ठीक है। x1 हो जाएगा जिसमें एक बार आ रहा है हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, ठीक है। एंड मतलब यहाँ पर क्या बोला है आपको कि आपको नंबर ऑफ इवेंट्स जो है, मतलब नंबर ऑफ टॉसेस जो है वो बताने हैं। हेड जिसमें बिल्कुल नहीं आया है, 0 टाइम आया है, तो ऐसा एक केस है जिसमें हेड एक भी बार नहीं आया, तो ये केस आपको गिवन है। दूसरी चीज जिसमें हेड एक बार आया, तो यहाँ पर आपको गिवन है कि हेड एक बार आया है इतने केसेस में। तीसरी चीज आपको 3 बार जो गिवन है, एक बार आया है हेड हेड हेड, 2 बार आया है यहाँ पर हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लगाना है रैंडम वेरिएबल। वी कैन ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू 0 1 2 3 ऑफ द x। किस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि x मतलब रैंडम वेरिएबल जो है 0 कब है, ठीक है। तो 0 कब है यहाँ पर कि हेड एक भी बार नहीं आया, तो हेड एक भी बार नहीं आया वो है टेल टेल टेल, पहला वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8। 1/8 कैसे आई भाई, देखो अगर आप टोटल नंबर देखोगे तो टोटल नंबर यहाँ पर क्या है, 8 है। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है वो हम डिवाइड में लिखते हैं, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम जो निकल के आया हमारा 1 टाइम आया तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का बोला है कि 1 कितने टाइम आया है, तो 1 आया है यहाँ पर 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, टोटल हमारा 8 है, 3 टाइम्स आया तो 3/8। इतना सिंपल सा प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। फिर 3 वाला है, तो 3 बार कितने टाइम आया है, 3 बार सिर्फ एक बार आया है, तो इसका भी हमारा 1/8 हो जाएगा। 2 बार कितनी बार आया है, तो अगर आप इसका देखोगे सो ये आया 3 टाइम्स, तो इसका भी हमारा 3/8 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लिखेंगे, एंड जितने भी इवेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स जो निकल के आ रहे हैं वो हम लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से करेंगे। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अ रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस S मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखो रैंडम वेरिएबल जो है उसको हम सैंपल स्पेस पे जब दिखाएंगे तो वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट मे टेक ओनली काउंटेबल वैल्यूज विदाउट डेसिमल, सच वेरिएबल आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसे ही टाइम पर, मतलब किसी भी टाइम पर ऐसा हो सकता है कि काउंटेबल वैल्यूज आए बट विदाउट डेसिमल, ठीक है। विदाउट मतलब हम प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी हम ऐसे करके शो करते हैं 1/3 2/4, तो इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, डेसिमल फॉर्म में ये हमारी नहीं आएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम वेरिएबल लाइक हाइट वेट इनकम टू टेक द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो एंड कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर बोला है कि हमारी हाइट्स वेट्स इनकम, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज आते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा रैंडम वेरिएबल्स के बारे में, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मींस रैंडम वैल्यू की
रेंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से आप शो करोगे, ये जो है ई मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्स मींस रेंडम वेरिएबल। ठीक है, सपोज अ रेंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस एस टेक्स वैल्यू x1 x2 x3 xn, मतलब जितने भी नंबर है वहां तक लिया है हमने विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी 1 है, सेकंड की 2, थर्ड की 3, इसी तरीके से जितने भी नंबर वहां गिवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर x की हमें निकालनी है तो x की क्या होगी, x1 P1 हो जाएगी। ठीक है, x की x1 जो हमें गिवन है फर्स्ट वाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, P1 गिवन है। इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल। इस तरीके से हम एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको गिवन है सिग्मा x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब सिग्मा ऑफ जो भी x की वैल्यू आपको गिवन है वो लगा देनी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन ऑफ x। जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है उसको हम मीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इसमें आपको फॉर्मूले में सिग्मा x देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, x का मीन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर है वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वेरिएंस के लिए हम v लगाएंगे, वेरिएंस ऑफ x फॉर द रैंडम वेरिएबल x वेरिएंस इज डिफाइंड एज। वेरिएंस इस तरीके से निकालेंगे e यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की x की जो वैल्यू है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन x का स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन समझ में आ रही। उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ex स्क्वायर माइनस ex स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि x का स्क्वायर है एंड यहाँ पर ex का होल स्क्वायर है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सिग्मा x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस सिग्मा x px स्क्वायर। ठीक है, प्रीवियस जो हमने वीडियो की है डिस्पर्जन की उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किया है लास्ट वीडियो में, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा रूट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने टॉपिक कर रखा है प्रीवियस वीडियो वाला, देन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया हमारा। देन देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी for a continuous random variable like heights of player, marks of student और wages of workers। तो यहाँ पर बोला है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की होती है। जैसे अभी हमने देखा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में कौन सी आती है, हाइट की, मार्क्स, वेजेस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वी डिफाइन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज। अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज पेड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं यू को। ठीक है, एंड 6 रिटन एज, उसको आप किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से आप उसको शो करोगे। ठीक है, एक्स n u and 6 का स्क्वायर। ठीक है, इफ इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय, अगर इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको दिया है तो कैसे करके निकालोगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, 1 अपॉन डेविएशन अंडर रूट 2 पाई एंड e, यहां पर माइनस कर लेंगे 1 अपॉन 2 x माइनस u अपॉन डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर ये x है हमारा, u है एंड er है, डेविएशन ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, हियर द कांस्टेंट्स, u का मतलब यहाँ पर क्या है, मीन x, डेविएशन यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, एंड पाई की वैल्यू आप 3.142 भी लगा सकते हो या 22/7 भी लगा सकते हो। ठीक है, e की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 2.718 लगा सकते हो। ठीक है, सो अगर आप पॉइंट में लगाओगे तो इस तरीके से लगा लेना, एंड पाई की वैल्यू 22/7 अगर डिवाइड में लगानी है तो इस तरीके से लगा लो, डिवाइड करके भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आपको पुट करनी है, किस तरीके से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, समझ में आ गया। बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड कर्व। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ग्राफ में आप किस तरीके से, कौन से कर्व में उसको शो करते हो, बेल शेप में आता है। ठीक है, बेल शेप में मतलब इस तरीके से आपका बन के आता है। द एरिया अंडर द कर्व रीड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हैंस टोटल एरिया इज 1। यहाँ पर क्या बोला है, एरिया अंडर द कर्व, अंदर जो होता है कर्व के वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और टोटल एरिया क्या होगा 1। The curve is symmetric about its mean आपको गिवन होगा, hence एरिया जो होगा ये आपको गिवन है, एरिया ऑफ RHS, LHS,
u की वैल्यू यहाँ 0.5 सिंस एरिया रीड्स प्रोबेबिलिटी, एरिया जो होगा वो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी x u जो होगा यानी कि हमारा यहाँ पर मीन जो है वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है मीन से तो वहां पर कितना आएगा 0.5 या 50%, क्योंकि टोटल जो है हमारा 1 है। हेंस मीन जो है डिवाइड द कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सो इट इज कॉल्ड द मीडियन। जब 2 इक्वल पार्ट्स में जब मीन उसको डिवाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी वाली वीडियोस देखिए तो उसमें आपको पता होगा मीडियन क्या होता है। जब भी कोई एक ऑब्जर्वेशन, कोई एक डेटा गिवन होता है उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू को, जो वैल्यू डिवाइड करती है उस वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। The curve has its maximum height at x is equals to u, therefore its mode of the distribution, ये क्या होगा, मोड हो जाएगा। Hence the normal distribution, अब normal distribution में क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंड फॉर द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन वी डिफाइन द वेरिएबल, इस तरीके से हम वेरिएबल शो करेंगे। तो u जो होगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड इक्वल हो जाएगा। कैसे करके डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x माइनस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो किस तरीके से आप शो करोगे, x ये हो जाएगा मीन का, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। मीन यहाँ पर z जो है वो 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन z का 1 हो जाएगा। z इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, यहाँ पर z जो है आपका वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है कि आप वेरिएबल जो निकालोगे वो किस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू, मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो px इज इक्वल टू pz, एरिया जो होगा, z यहाँ पर एरिया, द एरिया प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ z आर टेबुलेटेड, इसको आप टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हो। द लोअर Q1, लोअर का मतलब अगर आपने क्वार्टाइल से देखा है तो लोअर वाला जो होता है वो Q1 होता है, अपर वाला जो होता है वो Q3 होता है, एंड Q2 जो होता है वो हमारा मीडियन होता है। तो यहाँ पर बोला है लोअर जो है हमारा Q1 एंड अपर जो है Q3 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। इस तरीके से देखो, अगर हमें यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है, तो क्वार्टाइल जो होते हैं हमारे वो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ Q1 ये वाला होता है, Q3 ये वाला होता है एंड Q2 ये जो होता है इसको हम मीडियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि Q1 और Q3 की जो डिस्टेंस होती है मीन से वो इक्वल होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है। Q2 से अगर आप Q1 देखोगे एंड Q2 से Q3 देखोगे तो इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है क्वार्टाइल। तो इसको आप किस तरीके से निकालोगे, u माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस u, एंड u की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। तो u क्या है हमारा, यहाँ पर मीन है, तो यहाँ पर क्या बोला है, Q1 प्लस Q3 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर द मीन डेविएशन MD जो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 4/5 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। द क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 0.67 हो जाएगा डेविएशन का। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व विड बी, अब देखो यहाँ पर एरिया नॉर्मल कर्व में जो होगा वो कितने परसेंट होगा, आपको सारी चीजें याद रखनी है। यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करके ये आपका हो जाएगा 68.27%, ठीक है। उसके बाद मीन प्लस 2 डेविएशन इज 95.45 and mean plus 3 deviation 99.73 and u plus 1.645 ये आ जाएगा आपका डेविएशन 90%। एंड अगर u plus 1.96 है तो डेविएशन आपका आ जाएगा 95%, u plus 0.67 है तो डेविएशन आ जाएगा 50%, ठीक है। सो ये होती है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड देन रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, इवेंट्स, ये हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में। देन डिफरेंस रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट कितने टाइप के होते हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, देन काउंटिंग प्रिंसिपल और कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद देखा रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड उसके बाद हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा आपको, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बस अच्छे से सारी चीजों को समझो, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे से कर सकोगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।